बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग पहले बात कर लेते हैं। सर सीईओ कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको डिजिग्नेटेड किया एज अ सीईओ बिकम अ सीईओ। सर सीएफओ कौन होता है? एनी पर्सन हु डिजिग्नेटेड एज अ सीएफओ बिकम सीएफओ। काफी ज्यादा इजी हो रहा है सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। सर केएमपी किसे बोलेंगे? अगर कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में क्या है, सीईओ है, सीईओ नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, होल टाइम डायरेक्टर है, या फिर इसके अलावा सीएस और सीएफओ। सपोज आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। साथ ही साथ में उस कंपनी वालों को मेरा नॉलेज इतना अच्छा लगा, उन्होंने उनकी सब्सटेंशियल पावर मेरे को डायरेक्टर बना दिया कंपनी में, और उनकी सब्सटेंशियल पावर मेरे हाथ में दे दी, बोलते यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। तो क्या ना इसे, आई एम होल्डिंग टू पोजीशन एज अ सीएस एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और हमारी कंपनी में एक सीएफओ है, तो क्या ना इसे कि हमारी कंपनी में केएमपी है? आंसर इज नो। एकदम आराम से ध्यान देना। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। अगर आपको बोला केएमपी अपॉइंट करना है ना, तो बेटा तीन लोग आपको अपॉइंट करने पड़ेगा। एक तो आपको सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, या फिर कोई नहीं होगा तो कम से कम होल टाइम डायरेक्टर। एक बंदा ये होना चाहिए जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट हेड। दूसरा है कंप्लायंस हेड मतलब सीएस, और तीसरा है फाइनेंस हेड मतलब सीएफओ। सर अगर ये लोग हैं, मतलब जो सीईओ एमडी मैनेजर डब्ल्यूटीडी, इनके नीचे भी अगर कोई लेवल वाला व्यक्ति है जिसको हम डिजिग्नेटेड कर रहे हैं एज अ केएमपी, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? केएमपी बोलेंगे। यहां तक समझ में आया गाइस? यस और नो? इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर मैनेजर किसे बोलेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बोलेंगे? अच्छा मुझे बताना कौन ज्यादा पावरफुल है, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर? Managing director is more powerful, and sorry to say you should not think like this. Manager is more powerful than managing director. I will tell you the reason, try to understand. मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है। नंबर वन, यू शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सिर्फ उसके अंदर क्या है ना, डायरेक्टर वर्ड ज्यादा आ गया इसलिए लोगों को लगता है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पहला कंडीशन क्या है? यू मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेकंड, आपके पास क्या है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, यू हैव सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। और तीसरा, ये आपको सब्सटेंशियल पावर कहाँ से मिली? तो शायद कंपनी के आर्टिकल से मिला होगा, चाहे तो कंपनी के एग्रीमेंट के थ्रू आपको मिला होगा, या तीसरा आपको क्या किया इन लोगों ने, से फॉर एग्जांपल रिजोल्यूशन पास किया। किसने? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कंपनी के शेयर होल्डर ने। इसके वजह से आपको क्या मिली? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट मिली। समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड मेरे पास सब्सटेंशियल मैनेजमेंट पावर है जो मुझे एग्रीमेंट से मिला है। डू यू थिंक आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट अ डायरेक्टर, आई एम जस्ट एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है क्या? बट आई एम अ डायरेक्टर, I have substantial power, but this substantial power is not from article, agreement or resolution. I am a managing director. Answer is no. मतलब आप डायरेक्टर हो, आप सब्सटेंशियल मैनेज पावर ऑफ मैनेजमेंट आपके पास है, और वो सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट भी सही सोर्सेज से आई वाली है। समझ में आ रहा है क्या? कैन अ कंपनी हैव मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर? कंपनी कैन हैव मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, पॉसिबल है। कंपनी कैन हैव मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर क्या है गाइस? यस। और व्हाट इज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट? तो इन्होंने ये तो डिफाइन नहीं किया कि सब्सटेंशियल पावर क्या नहीं है। समझ में आ रहा है क्या है? इन्होंने ये डिफाइन किया क्या सब्सटेंशियल पावर में नहीं आता है। तो इन्होंने बोला जो रूटीन नेचर के काम है ना उसको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट मत बोल देना। एग्जाम्पल, अगर आप कॉमन सील लगा रहे हो तो क्या ये बोलोगे मेरे पास सब्सटेंशियल पावर है मैं कॉमन सील लगाता? अरे नहीं रे ढोकले, ये सब्सटेंशियल नहीं है। मैंने चेक साइन कर दिया बोले हमारे कंपनी के बिहाफ में 1 करोड़ का, डू यू हैव सब्सटेंशियल पावर? इट इज अ, गो एंड रीड सेक्शन नंबर क्या बोल सकते हैं 2021, है ना, 1921, और देन यू विल अंडरस्टैंड ये पावर तो क्या हो सकती है, असाइन हो सकती है। सर अगर मैं शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा हूँ तो मेरे पास सब्सटेंशियल पावर है, अगेन आंसर। और लास्ट में क्या बोला है? अगर तुम शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करते हो तो दिस इज नॉट सब्सटेंशियल पावर। क्या ऐसे इन्होंने लिस्ट दिया है कि क्या क्या सब्सटेंशियल पावर नहीं होता है? सपोज अग्रवाल क्लासेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और मैं क्या किया,
मार्केट में गया और मार्केट से मैंने स्टेशनरी लेकर आया, मतलब मार्कर का पेन चाहिए था, ये माइक है ना, माइक का सेल क्या हो गया, चले गया। और मैंने सेल परचेस करके लेके आया, कितने 50 सेल लेके आ गए मैं, लगते क्लास के अंदर। क्वेश्चन ये आया, बेटा क्या ये इस चारों में से कहीं पे कवर किया हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो क्या ये सब्सटेंशियल पावर है या नहीं है, ये सब्सटेंशियल पावर नहीं है। क्यों, ये रूटीन नेचर के एग्जाम्पल दिए हैं। देखो क्या लिखा है, द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट सच एज का मतलब क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी देर आर रूटीन नेचर के वर्क इज नॉट अ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। गाइस यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब क्वेश्चन आया, सर हमने बोला था मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा है मैनेजर से, गलत। बड़ा कौन है, मैनेजर है। कैसे, आपके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। मैं बोल रहा हूँ आपके पास होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी अगर आपके हाथ में है, पूरी कंपनी आपके हाथ में है, तो आप क्या हो, मैनेजर हो। बच्चों को मैनेजर बोलने से क्या लगता है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं अपन लोग। समझ में आ रहा है, मैनेजर इज जिसके पास होल या सब्सटेंशियली होल पावर ऑफ कंपनी। यहाँ पे बोले कि सब्सटेंशियल पावर या होल पावर बोल रहे हैं, होल पावर। समझ में आ रहा है, तो आप क्या बन गए, मैनेजर बन गए। समझ में आ रहा है, कैन कंपनी हैव मोर देन वन मैनेजर, आंसर इज नो। देखो एक से ज्यादा एमडी अलाउ है, लेकिन एक से ज्यादा मैनेजर अलाउ नहीं है, तो ज्यादा पावर। दे आर मैनेजर, दे आर बेसिक लेवल मैनेजर, कंपनी एक्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग करंटली अबाउट मैनेजरियल पर्सन। समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को। सो द वर्ड अंडर, और ये किसके अंदर वर्ड बोल रहा है, मैंने वर्क चाहिए था। दे वर्क अंडर, किसके अंदर काम करते हैं लोग, दे वर्क अंडर द सुपरविजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। भले ही मैनेजर है पूरी कंपनी इसके हाथ, लेकिन इसको अपॉइंट किसने किया, ऑफकोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये आंसरेबल किसको है, डायरेक्टर को। आर बी अंडरस्टैंडिंग है, यस और नो, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। सो इन ऑर्डर टू बिकम अ मैनेजर, आपके लिए अगर आपको समझ में आ रहा है, तो देयर इज नो कंसेप्ट कॉल, क्या बोल सकते हैं, यू शुड नॉट बी अ क्या डायरेक्टर, बट टू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर यू मस्ट बी फर्स्ट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है क्या। तो सर सपोज मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मुझे कंपनी ने अपॉइंट कर लिया क्या बोल के, एमडी, और मैं उस कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन को छोड़ के चल गया, लेकिन क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि मेरा एमडी बोलकर तो अपॉइंटमेंट हो चुका है ना। आंसर इज सॉरी टू से, अगर डायरेक्टर ही नहीं हो तो एमडी रह ही नहीं सकते। अच्छा मेरे को लगा उल्टा बोलोगे, अब मैं फिर से बोलूंगा यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, जाने दो। सो क्या बोला है, कैन कंपनी हैव मोर देन वन मैनेजर, आंसर इज नो। एकदम बेसिक लेवल के डेफिनेशन समझ में आया क्या रे, अरे हाँ है ना। सर ऑफिसर मतलब फिर ये सारे श्लोक क्या है, ढुकले ऑफिसर है, समझ में आ रहा है। और होल टाइम डायरेक्टर मतलब क्या, अगर कोई डायरेक्टर जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उसको क्या बोलेंगे, होल टाइम डायरेक्टर। देयर आर सो मेनी केस लॉ डिसाइडेड ऑन दिस ग्राउंड। अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, मतलब सर एक कंपनी में रोज आता है या कभी कभी आता है, मीटिंग मीटिंग के लिए आता है सिर्फ, समझ में आ रहा है, लेकिन सर वो हमारे कंपनी का क्लर्क है, पॉसिबल। हाँ, मैंने क्लर्क को हमारे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल के बना लिया, बोला हर मीटिंग में आ जाइए, 1 लाख रुपए उड़ा के लेके चल जाइए। क्वेश्चन आया कि वो मेरे कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है या नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर, नॉट होल टाइम डायरेक्टर। इट वाज डिसाइडेड केस लॉ कि अगर आप डायरेक्टर हो और फिर आप किसी अदर कैपेसिटी में भी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपको होल टाइम डायरेक्टर बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर जरूरी नहीं है, इफ यू आर अ डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी ऑल्सो ना, इट इज स्टिल कंसिडर एज वॉट, होल टाइम टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत सिंपल रखूँ चीज़ों को, ठीक है। हाँ ही विल बी, समझ में आ रहा है, बिकॉज वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट वॉज अ गुड डिसीजन, लिव इट। अब हम लोग आ रहे हैं किस सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 196। बट बिफोर हिटिंग सेक्शन नंबर 196, आप लोग पेन पेपर निकाल लो, अपन लोग सबसे पहले किसको हिट करेंगे, 203। मतलब सर बोलो 203 किसका है, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, ध्यान देना। सेक्शन नंबर कौन सा, 203, जो बात किसके बारे में करता है,
की मैनेजरियल पर्सन, क्या हमने की मैनेजरियल पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लिया? अरे एमडी डब्ल्यू क्या बोला था, एमडी मैनेजर डब्ल्यूटीडी, समझ में आ रहा है? सीईओ, इसके अलावा सीएस और सीएफओ, समझ में आ रहा है? तो क्या बोलता है सेक्शन नंबर 203? पहले ये सेक्शन एप्लीकेबल किसको है? इट इज एप्लीकेबल, सुनो, ये सेक्शन एप्लीकेबल है इफ योर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, या फिर आप क्या हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ और मोर, यू नीड टू अपॉइंट व्हाट? अरे नहीं, केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। कभी भी एग्जाम में केएमपी मत लिख लेना, होल टाइम केएमपी लिखना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बताया ना तुम लोगों को, आपको कंपलसरी क्या करना है, होल टाइम केएमपी। होल टाइम ये वर्ड नहीं रहेगा ना तो मार्क लूज होने के चांसेस है। सर होल टाइम केएमपी में कौन आ गए, मतलब कम से कम कितने लोग रहे, 3 लोग, जिसमें से एक क्या है, सीएस, एक क्या है, सीएफओ, और एक क्या है, फिर ये तो कुछ भी ऑप्शन है अपने पास, सब याद आ रहा है ना? सर अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है या प्राइवेट कंपनी को नहीं है? तो बोलते हैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाता है कितना, 10 करोड़, तो तेरे को सारे तो केएमपी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे को एक को अपॉइंट कर लेना है, किसको, होल टाइम सीएस। होल टाइम सीएस समझ में आ रहा है कैसे? आपको होल टाइम सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। क्या इसको सीएफओ अपॉइंट करना है? नो। क्या इसको ऊपर वाला मैनेजमेंट हेड अपॉइंट करना है? लेकिन कंप्लायंस हेड अपॉइंट करना है कि नहीं करना है? यस। मतलब समझ में आ रहा हो, जिस कंपनी में कोई केएमपी नहीं है साला, उधर अपन केएमपी रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आया कि सर अगर मुझे किसको अपॉइंट करना है, केएमपी को अपॉइंट करना है, तो पावर कहाँ पे दी है, हाउ टू अपॉइंट केएमपी, हाउ टू अपॉइंट केएमपी। सो सीधी सी बात है, चलो हाउ टू अपॉइंट के लिए सबसे पहले यू नीड बोर्ड रिजोल्यूशन। क्या चाहिए? बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। क्यों? सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 3 पावर ऑफ बोर्ड है ना, जो कुछ रिजोल्यूशन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पास करते हैं, उसमें रूल्स में दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब सर सेकंड चीज क्या आया, बट अब मैं तुमको थोड़ा सा टेक्निकली अलग बता रहा हूँ। दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक है मैनेजर, और एक क्या है, होल टाइम डायरेक्टर। और इसके अलावा कौन कौन आया, सीएस, सीएफओ और सीईओ। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, इन तीनों को अगर मिला दो तो इसको एक नाम दे सकते, क्या, मैनेजरियल, बोलो, पर्सनल, एमपी। समझ में आ रहा है? अगर तुमको एज अ इनको अपॉइंट करना है ना, तो आपको क्या फॉलो करना है, सेक्शन नंबर 203 भी फॉलो करना है, और साथ ही साथ में सेक्शन नंबर 196 जो किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन। तो डोंट यू थिंक ये तो मैनेजरियल पर्सन भी और एक एमपी भी है ना, तो इनको अपॉइंट करते वक्त तुमको 2 सेक्शन को कंप्लाई करना है। लेकिन सर मैं अगर सिर्फ सीईओ, सीएसओ, सीएफओ को अपॉइंट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा मैं, यू जस्ट नीड टू कंप्लाई विद सेक्शन नंबर 20। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? अरे यस और नो? इसके अंदर स्टेप क्या होता है, इसके अंदर तुमको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन भी लगता है, प्लस तुमको जनरल मीटिंग में ओआर भी लगता है, प्लस तुमको एक तो ऑप्शन होते हैं, फिर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आओ, नहीं तो शेड्यूल 5 को फॉलो करो। मतलब वहां पे कितने स्टेप है, 3। यहाँ पे कितने स्टेप है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन। गाइस यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ ना? क्वेश्चन, मानो इफ यू आर अ कंपनी 1, देयर इज अ कंपनी 1 एंड देयर इज अ कंपनी 2। इफ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर हो किस कंपनी में, कंपनी 1 में, कैन यू अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन अनदर कंपनी? आंसर इज नो। ठीक है, इफ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर and manager in one company, can you be appointed as a managing director in another company? This time answer is yes। ठीक है, अगर आप एक मतलब अ पर्सन कैन होल्ड एमडी का पोजीशन इन 2 कंपनी ना, समझ में आ रहा है क्या? मैनेजर का पोजीशन तुम 2 कंपनी में नहीं ले सकते हो, लॉजिक याद आ रहा है?
पर्सन तेरे हाथ में पूरी कंपनी मैनेज करने का काम है, तो दो कंपनी कैसे करेगा? हाँ, एमडी एक कंपनी में दो हो सकते हैं, एक एमडी भी दो कंपनी चला सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? अब पंगा क्या हो गया, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी क्या है, इसकी कंडीशन है कंपनी वन का यूनानिमस क्या लगेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी वन। तो तू दूसरे कंपनी में क्या बन सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? और तीसरा, अगर वैकेंसी हो गई सर किसकी, केएमपी की, कैसे फिल करोगे? आंसर इज 6 मंथ। आंसर क्या है? 6 मंथ के अंदर। और लास्ट वाला पॉइंट क्या, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सीएमडी, जो जैसे अपने मुकेश अंबानी है, ठीक है, सीएमडी मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज अ पर्सन चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। कोई क्या है, चेयरपर्सन है, और साथ ही साथ में वो कंपनी का क्या बनने के लिए इच्छुक है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। क्या उसको बना सकते हो तुम लोग? एक तो मैं नहीं, कुछ भी बनना है उसको, ऑप्शन दिया वाला है। अगर आप चेयरपर्सन हो, ही वांटेड टू डेजिग्नेट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इज इट पॉसिबल? तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से रखता हूं मैं। पहले देखो कंपनी किस बिजनेस में, अगर कंपनी सिंगल बिजनेस में, मतलब छोटा बिजनेस है, एज गुड एज, अलाउ और नॉट अलाउ? अलाउ। सर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में, देन अलाउ और नॉट अलाउ? अगर आर्टिकल में लिखा है तो अलाउ, और सर अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो वैसे फिर नहीं अलाउ ना। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला, एक चीज बोला, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है और आप प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ क्या हो, पब्लिक कंपनी, आर्टिकल में लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, आप प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी तो अलाउ है। सर वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है? तो इन्होंने बोला ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और जिसका टर्नओवर, और दोनों के बीच में क्या लिखा है, एंड 100, बहुत ही बड़ा लिमिट है बेटा, 100 करोड़ और मोर, और 1000 करोड़ और मोर, और साथ ही साथ में सेपरेट सीईओ अपॉइंट किया आपने, क्या, फॉर ऑल बिजनेस, देन अलाउ। बेटा ये कंडीशन ध्यान दो एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप चेयरपर्सन हो तो आप एमडी मैनेजर कब बन सकते हो, अगर सिंगल बिजनेस में है तो, मल्टीपल है तो, आर्टिकल में लिखा है तो फिर तो देखो ही मत। आर्टिकल में नहीं तो सिर्फ वही पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 100 के ऊपर, टर्नओवर 1000 के ऊपर, और सेपरेट बिजनेस, हर एक मल्टीपल बिजनेस में हर एक बिजनेस के लिए क्या अपॉइंट किया है, अलग से सीईओ अपॉइंट किया है ना, फिर वो सीईओ उन बिजनेस का क्या बन सकता है, एमडी या मैनेजर बन सकता है। गैस मुझे बताओ, क्या यहाँ तक तुमको समझ में आया अच्छे से? हियर वी आर डन विथ व्हाट गाइस, सेक्शन नंबर 203। सर सच्ची मुच्ची हो गया, सच्ची में हो गया। देखो एक बार आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 203। क्या लिखा है, होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, किस किस को रहे? अच्छा होल टाइम केएमपी कौन कौन है, तो देखा मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर प्लस सीएस प्लस सीएफओ, 3 लोगों का नाम लिखा है, मतलब 3 मुंडिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए रे? अरे है ना। अब किस किस को एप्लीकेबल है, पहला बात, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ सीएस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, अ पर्सन कैन नॉट बी सीईओ एज वेल एज एमडी, और मतलब चेयरपर्सन कैन नॉट बी, क्या बोल सकता है, ये रुको रे, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, सॉरी मैनेजर बोला मैंने गलती से, इट इज अ सीईओ। तो बन सकता है क्या चेयरपर्सन? देखो आर्टिकल अलाउ किया तो ओके, अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में नहीं, मतलब सिंगल बिजनेस में तो ओके, और इसके अलावा पब्लिक कंपनी जो मल्टीपल बिजनेस में, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और 1000 करोड़ उससे ज्यादा है, और जिसने हर एक बिजनेस के लिए क्या अपॉइंट किया, सीईओ, उस कंपनी में अलाउ है। अपना वाला डायग्राम ज्यादा बेटर था सर। नेक्स्ट पॉइंट आया तुम्हारा क्या, रिस्ट्रिक्शन। अच्छा एक व्यक्ति कितने कंपनी में केएमपी बन सकता है, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने कंपनी में केएमपी बन सकता है, मैक्सिमम एक कंपनी में, अ पर्सन कैन नॉट बी अ होल टाइम केएमपी मोर देन
वन कंपनी, वन सिंगल एक्सेप्शन इज देयर, सब्सिडरी। सब्सिडरी समझ में आ रहा है क्या? सो होल टाइम केएमपी वर्क मैक्सिमम इन द वन कंपनी एक्सेप्ट क्या है, सब्सिडरी। अब एक केस हुआ था, देयर इज अ कंपनी जिसका क्या हुआ था, मल्टीपल सब्सिडरी थे, एंड उस बंदे को मल्टीपल सब्सिडरी में तुम पकड़ के चलो, उसको 50 सब्सिडरी के अंदर क्या बना दिया, केएमपी, होल टाइम केएमपी। तो कोर्ट गया, केस गया कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ये तो गलत हो गया। सामने वाला बोल रहा है, ये बोल रहा है सर कहाँ पे गलत हो गया, आपने बोला सब्सिडरी। सामने वाले ने चैलेंज किया, सर इट इज अ सब्सिडरी नॉट अ सब्सिडरीज। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ, तो क्या वो अपॉइंटमेंट वैलिड था या गलत था? बाद में उस अपॉइंटमेंट को वैलिड बताया गया। क्यों? बहुत मैं है ना कोशिश कर रहा हूँ खुद को आराम से दबा के बता रहा हूँ एकदम, है ना। सेक्शन नंबर 13 इज देयर अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट, जो बोलता है कि भाई मैस्कुलर जेंडर इंक्लूड फीमेलियन एज वेल एज क्या, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट में लिखा ही विल बी लाइबल, ही का मतलब क्या, सिर्फ इंसान या लड़की भी, ही इंक्लूड शी। तो जैसे ही बोला ना, और एक केस हुआ था एस्कॉर्ट वर्सेस एलआईसी का, सेम वहां पे भी हुआ था, बताता हूँ वो सेक्शन 100 में मैं आपको। तो यहाँ पे भी क्या बोला, सब्सिडरी इंक्लूड सब्सिडरीज, तो वो अपॉइंटमेंट वैलिड था। इट माइट पॉसिबल इसी चीज को घुमा के तुम्हारे एग्जाम में क्या बन जाए, केस स्टडी। सर सो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ वन कंपनी कैन बिकम अ एमडी ऑफ अनदर, यस। कंडीशन नंबर 1 क्या है, मैक्सिमम 1 कंडीशन। दूसरे में अलाउ कर रहे हो तो यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। और कंडीशन 3 स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ता है, जिसमें वैसे बोर्ड मीटिंग का एजेंडा बताने की जरूरत नहीं है, इस वाले केस में आपको एजेंडा बताना पड़ेगा। और सर कैजुअल वैकेंसी कितने दिन में फिल करना है, 6 मंथ के अंदर फिल करना है, ठीक है। सो एग्जाम्शन देके रखा है आगे गवर्नमेंट कंपनी को, डू नॉट अप्लाई एमडी सीईओ मैनेजर वाला पोजीशन पढ़ लेना। कैसे कहने से वी आर डन विद सेक्शन नंबर 203। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आया, सेक्शन नंबर 196। एकदम आराम से फोकस करना, सेक्शन नंबर 196 बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना जितना रिलीवेंट है वो सारी बातें तुम लोगों की कवर कर लेता हूँ, ठीक है। सर एक व्यक्ति बोला है कंपनी के अंदर एट अ टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर रह सकते कि नहीं रह सकते, नॉट पॉसिबल। कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है मेरे पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब मान के चलो ये बोल रहा है मेरे पास 50% है, 70% 80% है, ये बोल रहा है मेरे पास 100% है। कैसे पॉसिबल है, जब एक व्यक्ति के पास 100% है तो दूसरे या 90% है तो दूसरे के पास 50% रहेगा। तो कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ में रह नहीं सकते। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट यहाँ तक। अब दूसरा, सर मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, मैनेजर आता है और होल टाइम डायरेक्टर आता है। तो अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो एज अ मैनेजरियल पर्सन, क्वेश्चन मेरा है कि आप उसको कितने समय के लिए अपॉइंट कर सकते हो, टेन्योर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर। लेकिन सर क्या मैं इसको रीअपॉइंट कर सकता हूँ, कूलिंग पीरियड यू मीन टू से, नहीं। जब 5 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं ना आपके, उसके पहले 4 साल हुए, तो जो लास्ट ईयर था ना आपका, ये वाला, यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हो, री अपॉइंट कर सकते हो, मतलब बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर बट नॉट अर्लियर देन 4 ईयर। 1 ईयर के पहले तो नहीं कर सकते हो, मतलब जिस दिन रिटायर होने वाला है उसके लास्ट ईयर में कर सकते हो, उसके पहले री अपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? अरे बोलो हाय ना। सर हाउ मेनी टाइम, कितनी बार कर सकते हो उसको रिपॉइंट, मैक्सिमम हाउ मेनी टर्म्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो टर्म्स कॉल्ड 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितनी बार अपॉइंट करना है आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं हो। समझ में आ रहा है ये सुनो। ये हो गया आपका किसका, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टेन्योर ऑफ मैनेजरियल पर्सन। सर अब मैं देख रहा हूँ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ अगर आपको किसी को मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट करना है, बेटा ध्यान देना,
फिर से मैं इसको, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कहने से डायरेक्टर है कंपनी के, और मैनेजर डायरेक्टर है या नहीं है, बोलो रे, नॉट अ डायरेक्टर। तो बोले मैनेजिंग डायरेक्टर, आप जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो आपको सेक्शन नंबर 164 भी देखना है। मैनेजर तेरे को 164 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू डायरेक्टर तो नहीं कंपनी का, प्लस क्योंकि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन में अपॉइंट हो रहे हो, तुमको 196 भी देखना है। हाँ तेरे को 196 देखना है कि नहीं देखना है, देखना है, समझ में आ रहा है। और आगे जाके पढ़ेंगे शेड्यूल 5, ठीक है। तो शेड्यूल 5 तो सबको ही देखना है क्योंकि 196 के अंदर आता है। यहाँ तक समझ में आया डिस्क्वालिफिकेशन। तो 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एज। सर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब ये क्या बोलता है, तुम्हारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो तुम इजीली बन जाओगे, आई एम नॉट सेइंग इसके बीच में है तो इजीली। सर 20 के एज में बन सकता हूँ क्या, नहीं। 71 के इसमें कंडीशन, कंडीशन क्या है, एक तो एसआर पास कर लो, बट तुमने एसआर पास करने गए, बट एसआर क्या हो गया, एसआर हो गया फेल। बट फिर भी अगर वोट कास्ट इन फेवर एक्सिट कर रहा है वोट कास्ट अगेंस्ट, मतलब कम से कम ओआर पास हो गया, चाहिए क्या था, एसआर पास हो गया, क्या हो गया, ओआर। तो बोले ऐसे वाले केस में तुम किसका अप्रूवल ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। पहला कंडीशन समझ में आया इसका, अरे बोलो हाँ है ना। सर दूसरा, दूसरा बोला है कि अगर आप क्या हो इंसॉल्वेंट, अगर क्या हो आप इंसॉल्वेंट हो, मतलब सर कैसे, अनडिस्चार्ज, मतलब अभी तुम्हारा क्या चालू है, केस चालू है, या फिर एजुडिकेटेड, एजुडिकेटेड मतलब चाहे तुम इंसॉल्वेंट होके अब नॉर्मल हो चुके हो, लेकिन कभी ना कभी इंसॉल्वेंट हुए थे ना, सॉरी टू से बट यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजरियल पर्सन इन द कंपनी लाइफ टाइम। अब आपको अगला जन्म ही लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है ना। सो देखना वहां पे क्या था, इंसॉल्वेंट हुए हो तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन कितना लगता था, इंसॉल्वेंसी के केस में इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज होने के बाद में इमीडिएटली बन सकते थे। यहाँ पर क्या सर जेल के केस में था 5 साल, 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, जेल से बाहर निकले तो 5 साल। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या था, जिस दिन डिस्चार्ज हो गए इंसॉल्वेंसी से उसके बाद में बन सकते थे। यहाँ पे क्या है, तुम इंसॉल्वेंसी से फ्री होने के बाद में भी कभी भी मैनेजरियल पर्सन बन नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद में तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन क्या आता है सर, तीसरा, बेटा तुमने अपने क्रेडिटर के पेमेंट को मारा है, मारा है मतलब एक तो सस्पेंड किया, समय पे पेमेंट नहीं किया, या फिर उनके साथ में क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, अगेन यू आर अ डिस्क्वालिफाइड। और द थर्ड वन इज, अगर किसी भी ऑफेंस के वजह से आपको 6 महीने से ज्यादा क्या होती है, जेल होती है, मतलब इम्प्रिजमेंट, है ना। तो इन दैट केस यू कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ, अब वहां पे देखो 6 महीने के केस में क्या था, अगर मैंने मानो मेरे को किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है और मेरे को 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, 6 महीने से ज्यादा की, सो हम उस कंपनी, हम अब तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन नहीं सकते ना, मतलब मैनेजरियल पर्सन, लेकिन मुझे एग्जैक्ट 6 महीने की जेल हुई है तो फिर मैनेजरियल पर्सन। अच्छा मुझे 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई, क्या मैं मैनेजरियल पर्सन बन सकता हूँ, क्या मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता हूँ। टेक्निकल पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों को क्लब करके पढ़ना। यहां तक समझ में आया। सर व्हाट इज प्रोसीजर, प्रोसीजर मैंने बताया था आपको पहले, बीएम बोर्ड मीटिंग में बीआर टू बी पास। सर बोर्ड मीटिंग में बीआर पास हुआ उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन, और इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है क्या, एक तो शेड्यूल 5 का क्या कर लो, कंप्लायंस कर लो, या फिर इफ नॉट देन सीजी का क्या ले लो, अप्रूवल।
सर शेड्यूल 5 में क्या लिखा है? शेड्यूल 5 में तुमको और 4 डिस्क्वालिफिकेशन दिए। एक तुमको मालूम है कौन सा? पहला, देर आर टोटल 19 एक्ट्स। इस 19 एक्ट के अंदर अगर तुमको क्या मिला है? इम्प्रिजमेंट मिली है, चाहे फिर वो कितने दिन की है, एक दिन की क्यों ना हो, आप क्या हो गए? डिस्क्वालीफाइड। समझ में आ रहा है सर? दूसरा, या फिर तुमको इसके अंदर कितनी फाइन लगी है? फाइन लगी कितनी? 1000 से ज्यादा, अगेन यू आर व्हाट? डिस्क्वालीफाइड। सर लेकिन क्या मैं डिस्क्वालिफिकेशन को हटा सकता हूँ? अगर शेड्यूल 5 को कंप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है? सेंटर को। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हटने वाले में से ना। दूसरा, अगर तुमको डिटेन किया है किसके अंदर? देयर इज अ एक्ट कॉल्ड कॉफी पोसा, कॉपी पोसा एक्ट। सर व्हाट इज कॉपी पोसा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। अरे बोलो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। इस एक्ट के अंदर आपको डिटेन कर लिया, जयराम जी के अपने लग गए। क्या इससे लगे हुए मैं मेरे बचा सकता हूं? हाँ, कैसे? विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर तीसरा, एज सेम पॉइंट, 21 साल, 70 साल, 70 से ज्यादा होगा तो यसर वसर, और नहीं छोड़ा यसर वसर भी तो लास्ट में क्या है? सीजी का। मतलब कितना अच्छा ऑप्शन है ना ये सर। लेकिन इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ आपको। और चौथा, चौथा इन्होंने क्या बोला गाइस? आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या? जो 12 महीने कहाँ पे रहा हुआ है? बहुत ही अलग डेफिनेशन है। इफ यू गो विद द फेमा का रेसिडेंट, पर्सन रेसिडेंट अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, और यहाँ पर रेसिडेंट, अच्छा कंपनी एक्ट में भी रेसिडेंट अलग अलग जगह पे आया है, ओपीसी में इधर उधर, समझ में आ रहा है? सब दूर अलग है, यहाँ पे बहुत ही अलग है। कितना? 12 महीने। लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पशन दे के रखा, अगर कोई कंपनी SCZ के अंदर क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है, तो फिर उसको ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो ये क्या दिया गाइस? समझ में आया? अब मान के चलो तुम 19 एक्ट में फंसे हो, जिसमें तुमको एक दिन की क्यों ना सजा हो, या 1000 से ज्यादा फाइन लग गया, कॉपी पोसा में तुम डिटेन हो गए, तुम्हारा एज वाला क्राइटेरिया हिट हो गया है, SRB पास नहीं हुआ है, या फिर तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, क्या आप इन चीजों से बच सकते हो? हाँ। किसके पास जाने का? अगर तुमको इधर सुख प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ। कैसे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्वेश्चन आया, क्या ना इसे यहाँ पर मोटा मोटी तुम्हारा क्या हो गया? अरे बोलो, तुम्हारा सेक्शन नंबर 196 मोटा मोटी डन है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने तुमको बोला था टेक्निकल पूछो, सिंपल रखता हूँ एकदम, ठीक है? कि मान के चलो एक व्यक्ति है जो किस में फंसा था? कॉफे पोसा एक्ट में डिटेन हुआ, बाकी सब सही है लेकिन इसमें डिटेन हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल देना। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? अब इसको कंपनी में अपॉइंट कर दिया क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ये कंपनी में पहली टर्म के लिए अपॉइंट हुआ, मात्र कितने साल के लिए? 3 साल। कितने लिए हो सकता था? 5 साल, लेकिन कम हो गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसका जब बारी आया किसका? रीअपॉइंटमेंट का। क्वेश्चन आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला तेरा अप्रूवल जो है, अरे बोर्ड ऑफ BOD होना चाहिए ना, मैंने DOB लिखा, डेट ऑफ बर्थ हो गया महिला। क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, मैं जो बोल रहा अलग कैसे दिख रहा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बोला कि भाई साहब तेरा अप्रूवल खत्म हो चुका है। अब तू ये नहीं बोलेगा कि मैं झुकेंगा नहीं साला, तेरे को जाके फिर से किसके सामने झुकना पड़ेगा? शेयर होल्डर के सामने। ये भाई गया शेयर होल्डर किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मार के हकला। क्यों? अगर एक बार अप्रूवल ले लिया तो बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत। देयर इज अनदर पर्सन जो किधर डिटेट वापस फंसा? कॉफे पोसा
एक्ट में फिर से फंसा। ये भी पहले जाके परमिशन किसके लिए कह रहा है, इसको भी अपॉइंट किया है, इसका भी टेन्योर खत्म हुआ। अब टेन्योर जब खत्म हुआ, ये कॉपे पोसा में फिर से इसने गलती किया, वापस डिटेन हुआ। एक बार छोड़, सेकंड टाइम डिटेन हुआ कि नहीं हुआ? तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते चल भाई अब तेरे को रीअपॉइंट कर लेंगे, और बोले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन तो नहीं चाहिए। क्यों? इसका अनुभव है, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हकाल दिया, तो तेरे को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ। तो एक बार ली हुई परमिशन वैलिड तो होती है, फिर से रीअपॉइंटमेंट के समय में लेके मुंह उठा के मत आना। बट अगर तुमने फिर से डिफॉल्ट किया, फिर उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इट वॉज अ एग्जाम क्वेश्चन। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, आई हैव अप्रोक्स 160 प्लस क्वेश्चन ऑन सेक्शन नंबर 149 से लेके 205। सर बिफोर वन सेक्शन 184 कितने सेक्शन? बेर मिनिमम 500 के स्टडी टिल 148, बेर मिनिमम 500 केस स्टडी आया हो। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब क्या है, देखो केस स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि केस स्टडी यही से आएगी जो मैंने दी है, लेकिन केस स्टडी आपको हेल्प करती है चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। समझ में आ रहा है? आपके प्रोविजन जो क्लैरिटी चाहिए ना, वो केस स्टडी से होता है। इसलिए मैं कभी बच्चों से वो आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर भी चेक नहीं कराता हूँ, केस स्टडी देता हूँ, क्योंकि केस स्टडी लिखने के लिए आपके लिए प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा, और वो भी एकदम सटीक लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? आंसर फेंकोगे भरोगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल अपलोड अ लेक्चर जहाँ पे हाउ टू राइट अ पेपर है ना, वो वाला जो वीडियो है, और वो मैं भी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मैंने मेरे भांजे को बुलाया जिसको बहुत अच्छे मार्क है, ठीक है, और उसने एक्सप्लेन किया किस किस तरीके से आप मेंटेलिटी हो। आपको लगता है प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है? बहुत मैटर करता है, ठीक है। हाँ, तुम भर भर के कुछ भी लिखोगे तो बैड इंप्रेशन गिरेगा, लेकिन सर वो आंसर 2 लाइन का हो गया, अब वो पूरा खाली पेज छोड़ो, अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़, माँ का अपने पैसे दिया उसको, फुकट में नहीं आया वो। समझ में आ रहा है क्या? अगर एक आंसर लिखा है पार्ट ए बी सी डी, ऐसा है 2-2 मार्क का, लिखा ना एक, छोड़ पूरा पेज, अगले पेज पे जा, कुछ नहीं। इट क्रिएट अ बेटर इंप्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? गो फॉर इट। मस्त छुट्टा छुट्टा लिखने का, अच्छा लिखने का। सेक्शन नंबर कौन सा हो गया गाइस? 196। एक बार पढ़ लेते क्या? अब इसके बाद में कौन सा सेक्शन है? एकदम खूंखार सेक्शन, एकदम मैनेजरियल रेमुनरेशन। कितने लोगों को प्रॉब्लम है वैसे एमआर में? नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अंदर प्रैक्टिकल आते, पता है, मैनेजर रेमुनरेशन में, और मैंने प्रैक्टिकल मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाए हैं। अगर आप सर्च करोगे की मैनेजर पर्सन सतीश भारती या मैनेजर रेमुनरेशन या लॉस ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, उसके भी मैंने 5-6 कठिन एग्जाम्पल एकदम बना सॉल्व करवाए, ठीक है। आ जाओ सर, अगर किसी को मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करने का है तो पहला कंडीशन क्या है? साइमल्टेनियसली कौन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है? एमडी और मैनेजर नहीं हो सकता है। दूसरा, अपॉइंटमेंट मैक्सिमम कितने टेन्योर का होगा? 5 साल, लेकिन रीअपॉइंटमेंट कब? नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। समझ में आ रहा है क्या? कितने बार? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है गाइस? बोलो। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? एज, याद आ रहा है? एक्सेप्शन, एसआर, एसआर नहीं तो वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेन और सीजी का अप्रूवल। इंसॉल्वेंट हो या फिर क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया, कॉम्प्रोमाइज किया, या मोर देन 6 मंथ के लिए क्या हो चुके हो? कॉन्विक्ट हो चुके हो। स्केड्यूल 5 पार्ट 1 में क्या एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन बताए? कौन से? पहला, 19 एक्ट के अंदर कॉन्विक्ट हुए हो, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो, जेल में जा रहे हो, या फिर 1000 से ज्यादा फाइन लगाए। डिटेन को हुए हो कॉपी पोसा में, एज 21 से 70 और रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? इसके अलावा प्रोसीजर क्या है? पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन, बाद में नेक्स्ट जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, फिर सीजी का अप्रूवल, नहीं तो कंप्लाई करो शेड्यूल 5 से। सर अगर मानो बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर मैंने कब अपॉइंट किया? बोर्ड मीटिंग में, और उसके बाद में जनरल मीटिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया, इन बिटवीन अगर उसने कोई काम किया, एक्ट डन, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड हो जाएंगे? एक्ट विल रिमेन वैलिड। समझ में आ रहा है ये नो? तो यहाँ तक समझ में, आगे बढ़ते हम लोग। और जब भी अपॉइंट करो तो क्या फाइल करना पड़ेगा? 60 डेज में MR1, किसको? ROC को। समझ में आ रहा है? ये देखो क्या लिखा है? वैलिडिटी ऑफ एक्ट डन बिफोर अप्रूवल, सेक्शन नंबर 196 सबसेक्शन 5, एक्ट परफॉर्म बाय अपॉइंटी बिफोर
अप्रूवल आर वैलिड इवन अपॉइंटमेंट इज लेटर डिसअप्रूव। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जाम्शन दे रहा हूं मैं, तीन तीन चीजें लिख रहा हूं। कंडीशन में क्या क्या था? और एक टेन्योर का कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 196, और तीसरा कंडीशन क्या था? एक तो क्या चाहिए तुमको? सीजी का अप्रूवल या फिर शेड्यूल 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह पे मैं लिख रहा होगा इस प्राइवेट कंपनी, और दूसरी जगह पे गवर्नमेंट कंपनी। इनको एग्जाम्पशन दिए, आपको इसको तो कंप्लाई करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी टेन्योर वाला प्रोविजन जो है, लेकिन दिस टेन्योर वाला प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सर यार 10 साल के लिए अपॉइंट करें, चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। दूसरा क्या बोला हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन। इस डिस्क्वालिफिकेशन आपको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाला बात क्या बोला हुआ है गाइस? अगेन शेड्यूल 5 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, एंड अगेन नॉट एप्लीकेबल टू। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट कंपनी को दो बेनिफिट है, क्या? जो स्टेप नंबर 3 है ना, स्टेप 3 से तो प्राइवेट कंपनी भी बच गया और गवर्नमेंट कंपनी, और टेन्योर वाली बात से कौन बच गया? गवर्नमेंट कंपनी। बाकी चीजें आपको कंप्लाई करनी है, मार्क माय वर्ड। ये चीजें ना बाद में देखोगे ना, अभी नहीं लिख रहे हो तो बाद में तो भी लिख लेना, ठीक है। केस स्टडी छोटे छोटे पॉइंट से आएगा ना, तो ऐसे पॉइंट घुमा के आ सकते हैं। यहाँ तक बताओ किसको कोई तकलीफ है? अरे बोलो। सो वी आर डन विद 2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 203, 20, अरे 196। सर इसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, और भी इजी इजी वाले क्वेश्चन सेक्शन पहले कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे कहाँ पे? 197 पे। आ जाओ गाइस, सेक्शन नंबर 197 तो बड़ा है। अब ये आपको उधर से समझ में आएगा। सेक्शन नंबर 210 भी बाद में। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अगर मैंने किसी मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट किया, क्या होता है समझना, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ। एक व्यक्ति था, कहाँ पे यार, जान छोड़ो। स्टीव जॉब पता है? इसकी कंपनी कौन सी थी? एप्पल थी। और देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड पेप्सी। पेप्सी का जो मार्केटिंग हेड था, पेप्सी या कोका का शायद कोई तो भी जो मार्केटिंग हेड था, सबसे टॉपर बड़ा, स्टीव जॉब ने इसको अपने कंपनी में बुलाया था, और कौन सी पोजीशन ऑफर किया था पता है क्या? सीईओ। ये रियल लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप चाहते हो कि कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे कंपनी में आवे, लेकिन क्या आज तुम उसको बुला तो रहे हो? सबसे बड़ा डर क्या है? अगर हकल दिया तो क्या? फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, देयर इज अ टेक कंपनी आल्सो आस्किंग मी टू ज्वाइन, लेकिन मेरे को पता है जो सिक्योरिटी अग्रवाल क्लासेस में है वो सिक्योरिटी बाहर नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? नहीं जाऊँगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं जा भी सकता हूँ अगर वो मेरे को क्या ऑफर करे? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? कि भाई देख मैं तेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 साल का, अगर उसके पहले हमने तेरे को हटा दिया तो हम तेरे को फिर भी सैलरी देंगे, फिर जाने में क्या तकलीफ है? 5 साल तो सिक्योर है ना। तो देखो क्या बोला है कि अगर मानो आपको अपॉइंट कितने साल के लिए किया था? 5 साल के लिए, और आपको 1 साल के बाद में हटा दिया, कितने साल अभी भी बाकी है? 4 साल। क्या आपको 4 साल का सैलरी घर पे बैठे बैठे दे देंगे? आंसर इज नो। मैक्सिमम सैलरी जो आप मैनेजरियल पर्सन को, नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजरियल पर्सन को आप ऑफर कर सकते हो फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इज हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। लेकिन सर एक व्यक्ति था जिसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, और अब उसका टेन्योर कितना हो गया? 4 साल, और 4 साल के बाद में हमने उसको हटा दिया। अब कितना बाकी है उसका टेन्योर? तो अब कितना दे, 1 साल या 3 साल? 1 साल। यहाँ तक समझ में आया क्या? लेकिन सर इस सैलरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है। कैलकुलेशन कैसे करना है? आपको एवरेज लेना है पिछले 3 साल का। लेकिन सर क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, सर उसका हुआ ही कितना साल है? 1 साल। 1 साल का एवरेज ले। अब मैं आपको, मार्क माय वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने इसके कम से कम 5 से 6
एग्जाम्पल सॉल्व करवाए और वो एग्जाम्पल बिल्कुल भी इजी लेवल के सॉल्व नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में एकदम हल्का वाला शॉट दिया है कि भाई बच्चे को वो भी नहीं आएगा, फिर दूसरा शॉट अब उसको पहला वाला आया ना, समझाया मैंने, तो वो दूसरा सॉल्व कर लेगा। फिर तीसरा वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो ऐसा है कि फटके हाथ में आनी चाहिए लिटरली, है ना, चौथे में फटके 4 होनी चाहिए। और इस तरीके से मैंने गंदे गंदे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो लॉस ऑफ कॉम्पेंस क्या बोल सकते हैं, लॉस फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ऑफिस बाय सतीश भारती सर्च कर लेना, यू विल गेट द वीडियो। वो 6 क्वेश्चन करके चल जाना, उसके बाद नो डाउट इंस्टीट्यूट विल आस्क एनी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सो कितना हो सकता है गाइस, कितना, तो बोले एवरेज रेम्युनरेशन निकालो और बैलेंस पीरियड और 3 ईयर विच एवर इज लोअर से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको क्या मिल जाएगा अपना लॉस फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ऑफिस। और सर एक एक्सेप्शन है, आपको लॉस फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। कब, अगर आपका ऑफिस लॉस हुआ, आप बोलोगे मेरे को क्या दो, कॉम्पनसेशन, और 1 साल के अंदर कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप, बड़ा कंपनी की फटी पड़ी है, तेरे को क्या देंगे, तेरी क्या सिलाएंगे, इन शॉर्ट समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पर हो गया सर, यहाँ पर लास्ट पॉइंट, भले ही आपका ऑफिस छूटा है बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन। कब कब ऐसा हो सकता है, नंबर 1 कंडीशन, क्या, अगर आपको हमने क्या दिया है, आपने फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, आपकी निग्लिजेंस की वजह से आपको अकल रहे, और तू बोल रहा है अब मैं जा रहा हूँ ना, मेरे को कॉम्पनसेशन दे, शर्म आनी चाहिए ढोकले तेरे को, ठीक है। दूसरा, कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप में जा रही है, लेकिन आगे क्या लिखा है, ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ, ढोकले तेरे वजह से कंपनी मर रही है और तू बोल रहा है तेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए, तू कॉम्पनसेट करके दे सबको, अल्टर ईगो। बेटा 167 में ऑफिस वैकेट हुआ है बिकॉज ऑफ अनसाउंड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो इन दैट केस नो नीड टू पे। तीसरा, तेरा जाने का कारण का षड्यंत्र भी तूने रचा था, मैं कंपनी से ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाऊंगा और मेरे को कॉम्पनसेशन देना। बेटा यू इंस्टिगेटेड द टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, नाउ डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट कॉम्पनसेशन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब क्या, हम आपको क्या कर रहे हैं, रिजाइन, लेकिन रिजाइन का कारण क्या है, रिजाइन का कारण है कि देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड एंड देयर इज अ कंपनी बी लिमिटेड। ए कंपनी मर्ज होने जा रही है किसमें, तो ए का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन तो यहां से तेरे को हम क्या दे रहे हैं, रिमूवल, और यहां पर हम तेरे को क्या कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में तेरे को काय को कॉम्पनसेशन चाहिए। तू बोल रहा नहीं ये कंपनी में 5 साल का, अबे 5 साल का, हमारी कंपनी 5 साल के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, नए कंपनी में आना। तो ऐसे वाले केस में रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन रीअपॉइंटमेंट, तो रेजिग्नेशन ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन एंड रीअपॉइंटमेंट इन रिजल्टिंग कंपनी, या फिर रेजिग्नेशन नॉट ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन, आपका रेजिग्नेशन हुआ है, आप खुद रिजाइन करके जा रहे हो एंड यू आर आस्किंग हम निकाले तो अलग बात है ना, तो ऐसे वाले केस में यू विल नॉट गेट अ व्हाट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सॉर्टेड एकदम आराम से इजी है सर। इसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर कौन सा आ गया, 203, क्या बोलता है, अरे सॉरी 203 हो गया ना, 204 किसके बारे में बात करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट। एप्लीकेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, किसको किसको एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या टर्नओवर 250 करोड़ या मोर, या फिर एनी कंपनी, अब मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्राइवेट नहीं बोल रहा हूँ, एनी कंपनी जिसका बोरिंग कितना है 100 करोड़ और मोर, समझ में आ रहा है। अब प्रैक्टिसिंग सीएस करेगा, MR3 क्वालिफिकेशन, रिमार्क देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको जस्टिफाई करेगा, कहना से इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 20। सर सेक्शन नंबर 205 बोलता है फंक्शन ऑफ, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस कि सीएस के फंक्शन क्या है। देखो तुम कुछ बोर्ड को गाइड करना, मीटिंग फैसिलिटेट करना, अगर कहीं से कोई अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग वगैरह से बोलो कैसे वो, अब एनसीएलटी किसी अथॉरिटी के सामने जाना है तो फिर तू चल जाना, फिर असिस्टेंट करना बोर्ड को क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ जो है वो लेटर में नहीं स्पिरिट में फॉलो कर, है ना। एडिशनल भी ड्यूटी है जो तेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सौंप दी कि ये भी तेरे को करना है तो वो भी तेरे को करना है, इसमें क्या ही बताऊं मैं तुमको, है ना। अब रिमेनिंग सेक्शन में बचा ही कौन सा है, 197, 198, 199, यही बाकी है ना बेटा। आगे वाले 198 वगैरह जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट,
ठीक है, उसका भी मैं तुमको एक अच्छा अप्रोच दूंगा, कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, सिर्फ अगर आया तो किस तरीके से टैकल करना है। समझ में आ रहा है क्या? अब जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब बेटा नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो भी मैं तुमको क्या करता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से रखता हूँ नोट्स, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहां से पहले पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। रेमुनरेशन आप कितना दे सकते हो किसी भी मैनेजरियल पर्सन को? तो इन्होंने बोला है, पहली बात, ये जो सेक्शन है 197, इट इज एप्लीकेबल इन विच केस? पब्लिक कंपनी, नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी तो पूरा का पूरा जो पैसा तेरे हाथ में आया वो किसको, किसके हाथ में दे दे? डायरेक्टर के, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते, पैसा पब्लिक का है, मैनेजमेंट डायरेक्टर कर रहा है। लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन ही आया, सर ओवरऑल मैनेजर रेमुनरेशन कितना दे सकते हो? 95% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब क्या? जो सेक्शन 198 में निकाला जाता है विदाउट डिडक्टिंग डायरेक्टर सैलरी। सर ये इंपॉर्टेंट है कि मान के चलो मेरे कंपनी में मुझे किसी एक इंडिविजुअल मैनेजरियल पर्सन को क्या देना है, रेमुनरेशन मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, मेरे कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजरियल पर्सन है, तो सबको मिला के कितना दे सकते हो? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने एक को दिया 6%, दो को दिया 2 और 2%, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। मैक्सिमम एक व्यक्ति को कितना है? 5%, और बाकी के सबको मिला के कितना है? 10। इज इट पॉसिबल कि मैं ऐसे करूं, एक को 5% दो, बाकी को 2.5%? चलता है। समझ में आ रहा है? सर मैंने एक को 5 दिया, दूसरे को 4 दिया, तीसरे को 1% दिया, चलता है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा इंटरनल रेशियो क्या है। मैक्सिमम 10 से ज्यादा मत देना और एक को 5 से ज्यादा मत देना। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब तुम्हारा आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, जो तुम्हारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, इनको कितना दोगे? 1%। इफ देयर इज नो मैनेजरियल पर्सन, मतलब पूरा जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। गो एंड चेक, जितनी भी प्राइवेट कंपनी दिखेगी ना, मैक्सिमम जगह पे तुमको डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव दिखते हैं। ठीक है, और लेकिन प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है। और दूसरा क्या बोला, इफ देयर इज अ मैनेजरियल पर्सन, तो इनके ऊपर बर्डन कम रहेगा ज्यादा रहेगा? अरे सॉरी, हाँ, इफ नो, सॉरी मैंने गलत बोला पहले। इफ देयर इज अ मैनेजर पर्सन तो ओनली 1%, इफ देयर इज नो मैनेजर पर्सन तो इनके ऊपर बर्डन कम है ना कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो अब कितना? 3% इन एग्रीगेट। इसमें इंडिविजुअल का लिमिट कहीं पे नहीं है कि जैसे मैनेजर ने बोला ना मैक्सिमम 5। ठीक है, क्वेश्चन ये आया, सर मैं इस लिमिट को हिट कर सकता हूँ 5%, 10%, 11% और 3%, क्या मैं इसके बियॉन्ड दे सकता हूँ? दे सकते हो अगर एसआर पास कर लो। लेकिन एक बात इन्होंने बोली, एसआर के साथ में तुमको बाहर वालों को अगर तुमने पैसा मारा है तो उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब अगर तुमने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योर क्रेडिटर, मतलब तुम इनका पैसा नहीं दे रहे हो और अपने डायरेक्टर को सैलरी बढ़ा के दे रहे हो, तो पहले इनका क्या लो अप्रूवल, कब? जनरल मीटिंग के पहले या बाद में? ऐसा चलेगा कि जनरल मीटिंग का अप्रूवल फिर इनका भी ले लिया बाद में? नहीं, क्या लिखा है? बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि सर मेरे को 11% के लिमिट को जंप करना है। बेटा वो देखो तो 11% हो ही गया ना। मैक्सिमम मैनेजर पर्सन को कितना अलाउ है? 10। और अगर मैनेजर पर्सन है तो दूसरे को कितना अलाउ है? 1। तो 11 तो हो ही गया ना। अब इंडिविजुअल लिमिट को जंप करने के लिए क्या चाहिए? एसआर। बेटा 11% को जंप करने के लिए क्या चाहिए? ओआर एंड शेड्यूल 5 को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली देखोगे ना रियल लाइफ में, तो ओआर से काम नहीं, वो एसआर से ही चलता है। बट ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ओआर प्लस एसआर ऐसा होता है। जो मेरा रेमुनरेशन टू डायरेक्टर बोलकर चैप्टर है ना, 1.5 घंटा पढ़ाया मैंने इस सिंगल टॉपिक को, तो वहां पे मैंने इसकी बहुत डिटेल में क्लैरिटी दी है। ठीक है, बट ठीक है आ जाओ। सर मोड ऑफ पेमेंट कैसे पेमेंट करोगे? एक तो उसको क्या दे दो, मंथली रेमुनरेशन, या फिर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ। क्या ऐसा दे सकते हैं कि अपन लोग? दे सकते हैं। क्वेश्चन ये आया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम लोग
डायरेक्टर को सिटिंग फी दे सकते हैं? अरे हाँ है ना। सिटिंग फी डायरेक्टर के रेम्युनरेशन का पार्ट है या रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है? डायरेक्टर के रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। मतलब जो तुम्हारा परसेंटेज के हिसाब से निकल रहा है रेम्युनरेशन, उसके ओवर है ना, वो आपको क्या मिलेगा? सिटिंग फी। सर कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग पर डायरेक्टर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देर आर 5 डायरेक्टर, एक को दे रहा हूँ 50, दूसरे को दे रहा हूँ 20, तीसरे को दे रहा हूँ 30, चौथे को दे रहा हूँ 5,000 और बाद में को एक को दे रहा 1 लाख रुपए। पॉसिबल? पॉसिबल। यू कैन गिव डिफरेंट डिफरेंट सिटिंग फी टू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना वो देखो ना। बट एक बात है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर को बोर्ड में जितना सबको मिल रहा है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये दो लोगों को बाकी डायरेक्टर में जो हाईएस्ट है ना, उससे ज्यादा ही देना, उसके बराबर देना, उससे कम मत। तो क्या बोला हुआ है? मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग पर डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिटिंग फिर आर कैन नॉट बी लेसर देन अदर। समझ में आ रहा है? सर अगर मानो डायरेक्टर हम डायरेक्टर को क्या दे रहे हैं? रेमुनरेशन पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? नॉट फॉर डायरेक्टर, फॉर एनी अदर कैपेसिटी में उसने कुछ काम किया है। क्या वो मैनेजर रेमुनरेशन का पार्ट बनेगा? क्या वो मैनेजर? आंसर इतना सिंपल नहीं है इसका। आंसर है डिपेंड करता है। ऑफिस ऑफ शिट मैन, ये तो हुआ था ना चार्जिंग चालू। जस्ट होल्ड ऑन। चलो अपन लोग सुनते तब तक तो चलेगा, ठीक है। सिंपल है कि अगर आपने डायरेक्टर को क्या दिया हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन, एक काम करते ना, लेट एक बार चार्जिंग होने दो उसको 5 मिनट, है ना। तब तक कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन के आंसर दो। अगर मेरा जो डायरेक्टर है उसको मैं क्या दे रहा हूँ? रेमुनरेशन, नॉट एज अ डायरेक्टर बट फॉर सर्टन अदर वर्क। क्या वो मैनेजर रेमुनरेशन में लू या नहीं लू? मैनेजर रेमुनरेशन में नहीं लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? कंडीशन है, अगर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? एग्जाम का क्वेश्चन आया था कि सतीश भाई थी, डायरेक्टर है कंपनी का, मैंने कंपनी को वैल्यूएशन सर्विसेज दी। कौन सी? वैल्यूएशन कि किसी चीज का वैल्यूएशन निकालना था, इन्वेस्टमेंट का। मैंने वैल्यूएशन किया और उन्होंने मुझे उस सर्विसेज के अलग से 5 लाख रुपए दिए। क्या ये मेरे रेमुनरेशन का हिस्सा माना जाएगा? नहीं। और एक फैक्ट लिखा था कि सतीश भाईती इज नॉट अ रजिस्टर वैल्यूअर। सतीश भाईती इज नॉट अ। अब बताओ क्या ये रेमुनरेशन का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। अब ये रेमुनरेशन का हिस्सा बनेगा। रेमुनरेशन का हिस्सा कब नहीं बनता है? अगर नेचर ऑफ सर्विस प्रोफेशनल है और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो फिर वो अलग है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब मेरे को कंपनी में डायरेक्टर बनाया और साथ ही साथ में मैंने उस कंपनी का मान के चलो सेक्रेटरियल ऑडिट करके दे दिया, या कोई लीगल केस आया जिसके लिए मैंने खुद लड़ा एनसीएलटी के सामने, मैं एनसीएलटी के सामने अपेयर होके आया हूँ, ठीक है। अगर मैं एनसीएलटी के सामने जाके हमारी कंपनी का केस खुद लड़ता हूँ तो डोंट यू थिंक प्रोफेशनल नेचर का काम है, प्लस मेरे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अब वो डायरेक्टर की सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो डायरेक्टर की सैलरी का पार्ट कब माना जाता है? जब आप, भले ही वो प्रोफेशनल नेचर का काम हो लेकिन आपके पास क्या नहीं है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है इन चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके। देखो, रेमुनरेशन इंक्लूड रेमुनरेशन पेड इन एनी अदर कैपेसिटी, लेकिन एक्सेप्ट कब करना? नेचर ऑफ सर्विस कौन सी है? प्रोफेशनल। और आपके पास क्या है? रिक्वायर क्वालिफिकेशन। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को यहाँ पे, भले ही यहाँ पे तुमको क्या नहीं देखना है, मैनेजर रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है ना, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाता है, 188 कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन आया, ये क्वालिफिकेशन कौन बोल रहा है तुम्हारे पास है? एक तो एनआरसी कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, या फिर वो नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है। आगे सर, अगर मानो कंपनी को गारंटी दिया है, क्या कंपनी के लिए गारंटी दिया है डायरेक्टर ने, एज अ श्योरिटी बोलकर खड़ा है, तो उसको गारंटी कमीशन मिलेगा। क्या ये रेमुनरेशन का पार्ट है? रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, क्योंकि
भाई मैं नहीं देता, कोई और देता, कोई और देता तो उसको कमीशन देते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या नहीं है, इट इज डज नॉट इंक्लूड इनटू मैनेजरियल रेमुनरेशन। लास्ट वाला, अगर डायरेक्टर के लिए तुमने इंडेमनिटी इंश्योरेंस निकाला है, व्हाट इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस? कल जाके डायरेक्टर से कुछ गलत हुआ तो पैसा कंपनी नहीं देंगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब क्वेश्चन ये आया, लॉजिकली सोचोगे ना, बहुत सही आंसर है इसका। क्या जो प्रीमियम अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं हर साल इंश्योरेंस कंपनी को, मान के चलो 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं, क्या ये मैं डायरेक्टर की सैलरी में मतलब रेमुनरेशन का पार्ट मानूं या नहीं मानूं? तो सुनना सुनना, अगर डायरेक्टर गिल्टी पाया गया तो फिर तेरे सैलरी का हिस्सा, और गिल्टी नहीं पाया तो वो बोलेंगे ना तुम काहे को मेरे लिए इतना रिस्क ले रहे, मैं अच्छा काम करता है। तो इसलिए क्या बोला है, अगर इफ ही इंक्लूड इन रेमुनरेशन कब, इफ ही फाउंड गिल्टी, नॉट इंक्लूड रेमुनरेशन कब, इफ नॉट फाउंड गिल्टी। गाइस चारों पॉइंट को अभी के अभी रिवाइज करो, एग्जाम में यह सारे पॉइंट से केस स्टडी बनता है। पहला पॉइंट क्या है, सिटिंग फी आता है नहीं आता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में रेमुनरेशन अदर कैपेसिटी का आता है नहीं आता है, लेकिन एक्सेप्शन कब है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्विस। गारंटी कमीशन नहीं आता है। इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट पे किया वो इफ फाउंड गिल्टी पार्ट, इफ नॉट नॉट। समझ में आ रहा है गाइस? अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया कि सर हम लोग सैलरी थ्रू आउट द ईयर देते हैं, लेकिन सर एक डायरेक्टर का फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद पता चलता है ना प्रॉफिट कितना हुआ, तो 11% क्या पिछले साल का देख के देंगे क्या? नहीं ना, अगले साल समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा हुआ, डायरेक्टर ने जो विड्रॉ किया, सामने वाला बोल रहा भाई 11% से ज्यादा हो गया, क्या करोगे? यू हैव टू रिफंड इट। कितने दिन के अंदर? नेक्स्ट 2 इयर्स। क्या इसमें से आपको एक्सेप्शन मिल सकता है? 2 कंडीशन है। क्या? पहला कंपलसरी, एसआर पास करके अगर माफ कर दिया कर दिया, और सर एसआर पास नहीं किया तो एसआर फिर तो माफ ही नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तुमने बाहर वालों का डिफॉल्ट किया तो उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल आया था स्टार्टिंग में। सो अगर किसी पब्लिक, ये देखो, इफ डिफॉल्ट विद द बैंक, पीएफआई वगैरह, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। गैस समझ में आया? आगे अच्छा, यहाँ तक आने के पहले ठीक है, अब मैं तुमको है ना सीधा सीधा कहाँ पे लेके चलता हूँ, डायरेक्ट सेक्शन नंबर देखो। सबसे पहले क्या बोला है, ओवरऑल रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो? 11%। उसमें मैनेजरियल पर्सन को कितना, मैनेजरियल पर्सन को कितना दे सकते हो? मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा टोटल को 10, लेकिन इंडिविजुअल को 5। नॉन मैनेजर, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन जो रहेगा उसको, इफ मैनेजर पर्सन इज देयर 1%, अदरवाइज 3%। ए प्लस बी दोनों, मतलब ये जो दिख रहा है ना, मैनेजर पर्सन, नॉन मैनेजर पर्सन, इसके बाहर जाने के लिए क्या चाहिए? एसआर, और प्लस अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह अगर उनका डिफॉल्ट है। लेकिन अगर 11% को हिट ऊपर जाना है तो ओआर प्लस शेड्यूल 5। ठीक है, आगे क्या बोला है गाइस? आगे बोला हुआ है सर मैनेजर रेम्यूनरेशन इन एडुकेट प्रॉफिट होगा तो शेड्यूल 5 रेफर करेंगे, जो आगे अब भी कराऊंगा। हाउ टू पे, हाउ टू डिसाइड कितना पे करना है, शेयर होल्डर डिसाइड करता है, लेकिन आर्टिकल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर एसआर से डिसाइड होगा, अगर आर्टिकल ने बोला एसआर पास करना है। सर कैसे? प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर तुमने रेम्यूनरेशन मिला है तो क्या वो रेम्यूनरेशन में आता है? नो। दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, प्रोफेशनल नेचर वर्क होना चाहिए और रिक्वायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है सर, सिटिंग फी बोर्ड मीटिंग का, कमिटी का मैक्सिमम कितना? 1 लाख। आईडी और इनका बाकी से नहीं, और ये पार्ट आता है कि नहीं आता है? नॉट। सर हाउ टू पे, मंथली, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर एक्सेस रेम्यूनरेशन ड्रॉ हो गया, क्या करोगे? रिफंड कर दो। समझ में आ रहा है क्या? और जब तक रिफंड नहीं होता है होल्ड इन द ट्रस्ट। लेकिन सर वेवर हो सकता है एसआर प्लस अप्रूवल ऑफ एफआई इफ देयर इज अ डिफॉल्ट। सर डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। क्या? ये जो तुम्हारे टॉप क्लास ऑफिसर है ना, मैनेजर पर्सन, तुम इनको कितना पे कर रहे हो? और जो तुम्हारे कंपनी का मीडियन एम्प्लॉय, व्हाट इज मीडियन? बेटा किसी भी चीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो, जो बीच वाली फिगर है दैट मीन मीडियन मोड है ना, मीडियन। इनके और इनके सैलरी में कितना डिफरेंस है, मतलब परसेंटेज वाइज। प्लस अगर तुमने एमडी वगैरह इनका सैलरी बढ़ाया, कितने परसेंट से राइज किया, और इनका सैलरी कितने परसेंट से रेज किया, इसका आपको क्या देना पड़ता है? प्रॉपर जस्टिफिकेशन। साथ ही साथ में क्या बोला है गाइस, जो टॉप 10 एम्प्लॉय है कंपनी के, टॉप 10 कौन? जिनका सैलरी
फाइनेंशियल ईयर में 1.02 CR या फिर मंथली 8.5 लाख से ज़्यादा है वो। और सर लास्ट में क्या बोला, MD WTD और मैनेजर, ये भी क्या हो जाएंगे, इनका भी डिटेल दो। ऐसा MD WTD मैनेजर जिसके पास 2% से ज़्यादा क्या है, होल्डिंग है, उसका भी डिटेल बताओ। क्या एक कंपनी अपने मैनेजर पर्सन को रिमोशन दे रही है तो क्या इसका मतलब होल्डिंग और सबसे कंपनी उसको दे नहीं सकती कि दे सकती है? दे सकती है, लेकिन तेरे को बोर्ड रिपोर्ट में ये बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब सीधा सीधा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, शेड्यूल नंबर 5, मोस्ट टेक्निकल टॉपिक, जिसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। एकदम आराम से आओ, एकदम आराम से पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर, अगर तुम्हारे कंपनी में एडुकेट क्या नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप कैसे पे करोगे? तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पार्ट ए, ऑप्शन 2 पार्ट बी। ऑप्शन 2 प्रैक्टिकल लाइफ में यूजलेस है, रियल लाइफ में कोई उसका महत्व ही नहीं है। मैंने लॉजिक बाजू में लिखा है इसलिए मैं वो वाला एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तुमको उस वाले लेक्चर में मिलेगा। आता हूँ मैं कि सर मेरे कंपनी के पास क्या नहीं है, एक तो एडुकेट प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, क्या मैं मेरे मैनेजर पर्सन को पैसा ही नहीं दूँ कि देना पड़ेगा? काय के बेसिस पे दूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सर व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी यहाँ तक समझ में आया इफेक्टिव कैपिटल क्या बोला है, कि अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो पर पर्सन कितना दे सकते हो, 60 लाख। सर ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है ना। सर दूसरा 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन किससे कम है, तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 84। सर 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम, 120। और सर 250 करोड़ से ज्यादा होगा तो, या 250 करोड़ होगा तो 120 लाख प्लस 0.01%। समझ में आ रहा है? इसका अगर आप 1/5 कर दो, 5 कर दो, तो आगे वाली फिगर आ जाएंगे अप्रॉक्स 12 लाख 17 लाख। पहले ये अमेंडमेंट है, पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अलाउ नहीं था, अब इन्होंने बोला उनकी क्या गलती, उनको भी दो। यहां तक समझ में आया? सर इस लिमिट के अंदर पे करना है तो पास OR, इस लिमिट के बाहर पे करना है तो पास SR। समझ में आ रहा है? और सर ये किसके लिए था, ये था कि कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में डायरेक्टर काम कर रहा है ना बेटा, उसको तो लिमिट के अंदर भी देने के लिए क्या बोल रहे हैं, SR। तो बेटर टू फॉलो अनदर ऑप्शन, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन नंबर 1, अप्रूवल बाय NRC। पेमेंट के लिए पहले अप्रूवल किसका चाहिए, NRC। अगर NRC नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर तुम्हारा डिफॉल्ट है किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो उनका अप्रूवल लगेगा, प्लस पार्ट ए जो अपन पढ़े, विद इन लिमिट OR, आउटसाइड लिमिट SR। और जब जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। सर हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, सिंपल है, मैं एकदम, आप इतना लॉजिकली याद रखो सिर्फ। इफेक्टिव कैपिटल मतलब समथिंग विच बिलोंग टू कंपनी। समझ में आ रहा है? क्या पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का हिस्सा है? पेड अप शेयर कैपिटल ऐड करो। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कंपनी का है ना, लेकिन इसमें से एक चीज एक्सक्लूड करनी, क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी, क्योंकि वो पैसा तुम्हारे पास आया है, तुमने अलॉटमेंट नहीं किया तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा ना, माइनस शेयर एप्लीकेशन मनी। गैस यहां तक समझ में आया? दूसरा, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, फिर चाहे वो DRR जो भी रहेगा, सब रिजर्व सरप्लस को भी ऐड करो। लेकिन सर रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करो, एक्सक्लूड। लॉन्ग टर्म अगर लोन है तो वो भी ऐड करो, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन होगा तो माइनस। समझ में आ रहा है? अब इसमें बोला अगर तुमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का पैसा डायरेक्टर की सैलरी का पैसा नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको क्या करो, माइनस। कौन सा इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर सकते हो? अगर तुम्हारी कंपनी का बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, फिर तो इन्वेस्टमेंट का पैसा लेंगे ना, यस। सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विच इज नॉट रिटर्न ऑफ माइनस करो। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन क्या बोलता है, इफेक्टिव कैपिटल किस दिन का लेते हैं हम लोग, तो बोलते हैं नॉर्मली जिस दिन तू अपॉइंट हुआ, मानो तू अपॉइंट हुआ 25 अगस्त 2024 को, तो तेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कब क्या था, 31 मार्च 2024, इस दिन का इफेक्टिव कैपिटल लेना। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सर जो कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब अभी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन चल रहा है, तो जिस डायरेक्टर को तुम सैलरी दे रहे हो उस डायरेक्टर का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट करना। समझ में आ रहा है गाइस? अब जो जनरली हर कोई स्किप करता है, बट आई विल नॉट,
कुछ ऐसे परक्विजिट है जो रेमुनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज आप डायरेक्टर को दे रहे हो। सर एग्जाम्पल क्या, ऐसे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड को, अरे हाँ है ना, सुपर एनिमेशन फंड को। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर रहा हूँ ना, वो भी तेरे रेमुनरेशन का पार्ट है, मैंने थोड़ी बोला, वो गवर्नमेंट ने बोला है, तो बेटा वो रेमुनरेशन का पार्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा। आगे ग्रेजुटी अगर आप पे कर रहे हो, बेटा ग्रेजुटी एक्ट पढ़ा है, इनकम टैक्स में ग्रेजुटी पढ़ा है, कितना है होता है, पढ़ा है क्या कुछ, 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 26, जो 26 का महीना माना जाता है 4 दिन की हॉलीडेज, डिवाइडेड बाय 15 हाफ ऑफ द मंथ सैलरी। आपको सैलरी 3,000 रुपये मिल रहा है, तो वो कितने दिन का, 26 दिन का महीना है, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर आपको ग्रेजुटी अप टू द हाफ मंथ ऑफ सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के मिल रहा है ना, दैट इज नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर रेमुनरेशन। उसके ऊपर मिल रहा है, मतलब आपके ऊपर आपका जो ये एम्प्लॉयर वो उपकार कर रहा है, फिर वो रेमुनरेशन का हिस्सा है। और लीव इनकैशमेंट इज नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर रेमुनरेशन। सर क्या ऐसा हो सकता है कि टॉम क्रूज इंडिया में काम करने के लिए आया, अरे आया ना, जैसे जैकलीन वगैरह इंडिया के बाहर के, नोरा इंडिया के बाहर की है, तो ऐसे अगर ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तो इनको क्या दे सकते हैं, तो बोलते हैं इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे सकते हो आप, कितना, 12,000 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और वो पैसा उसके रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। सर नेक्स्ट, अब इसके घर वाले बाहर से इंडिया में आएंगे घूमने के लिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चा इधर रहता है, बच्ची इधर रहती है, तो बोले उनकी वंस इन अ ईयर, अगर वो इकोनॉमिक क्लास से आ रहा है तो वंस इन अ ईयर का जो फ्लाइट का एक्सपेंस है जो कंपनी पे करेगी, जिसको रेमुनरेशन का पार्ट मत मानना। लेकिन सर नोरा की फैमिली बोलती फर्स्ट क्लास से आएंगे, फिर ट्वाइस इन वंस इन 2 ईयर के अंदर का खर्चा हम लोग रेमुनरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। और तीसरा, ये खुद जा रही कहाँ पे, अपने गांव में, मतलब कंट्री में, तो बोल रहा है रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ और फैमिली, तो उसको जो पैसा मिला है ना वो भी किसका हिस्सा नहीं माना जाएगा, रेमुनरेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कंडीशन है वो उसने पूरा पैसा कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, इन होम कंट्री, नॉट इन इंडिया। गाइस कैन आई से वी आर डन विद दिस, अरे यस और नो। सर सेक्शन नंबर 198 जो है उसके पहले अपन रिमेनिंग वो दो छोटे छोटे कर लेते हैं। एक बार पूरा का पूरा मैनेजर रेमुनरेशन याद करो, मैक्सिमम बिना देखे मेरे को बताओ, एक मैनेजर पर्सन को मैक्सिमम कितना दे सकते हो, एग्रीगेट में कितना दे सकते हो, 10%। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सपोज, उसके कंपनी में मैनेजर पर्सन है तो उसको कितना दे सकते हो, और नहीं है तो, अगर आपको इंडिविजुअल लिमिट को हिट करना है, बियॉन्ड जाना है तो, प्लस अगर तुमने अगर किसी कंपनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डिफॉल्ट किया है तो, लेकिन सर हमको 11% को हिट करना ऊपर जाना है तो ओ आर प्लस शेड्यूल 5, समझ में आ रहा है गाइस। इसके बाद में कैसे कैसे पैसा दे सकते हो, मंथली, परसेंटेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि सर क्या सिटिंग फी रेमुनरेशन का पार्ट माना जाएगा, क्या आपका गारंटी कमीशन रेमुनरेशन का पार्ट माना जाएगा, गारंटी कमीशन नहीं माना जाएगा। लेकिन सर प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर कोई आपको पैसा दे रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परचेस कर रहे हो तो नहीं। इसके अलावा दूसरे केस में यस, और लास्ट में इंडेमनिटी के केस में अगर गिल्टी फाउंड गए तो फिर करो, नहीं तो मत करो। सर आगे जब भी अपॉइंट किया है इसके बाद में एक्स्ट्रा पैसा उठा लिया तो रिफंड विद इन 2 ईयर, रिफंड करने की जरूरत नहीं, कब, अगर एसआर पास हुआ है और अगर डिफॉल्ट हुआ है तो बाहर वाले का कंसल्ट ले लेना। सर कितना पे कर सकते हैं, अगर इनएडुकेट प्रॉफिट है तो पार्ट ए के हिसाब से, विद इन लिमिट ओ आर, बियॉन्ड लिमिट एसआर। सर इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, 4 कंडीशन है, पहले अप्रूवल बोर्ड के लेवल का, दूसरा फिर हमने क्या बोला था अगर डिफॉल्ट है तो उनका अप्रूवल, तीसरा ओ आर एस आर, और चौथा नोटिस के कंटेंट। सर हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, ऐड और माइनस, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है जिन्होंने, परक्विजिट अगर आपने क्या दिया है सामने वाले को, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, या फिर तुम्हारा क्या है ग्रेजुटी वगैरह का जो भी एन्यूटी वगैरह पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। सर हाफ ऑफ द ईयर, मतलब हाफ मंथ ग्रेजुटी फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, वो भी ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, मतलब रेमुनरेशन का। और लीव इनकैशमेंट नहीं। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहाँ से है, एक्सपाट्रिएट मैनेजरियल पर्सन है, बाहर वाला है, तो उसके लिए क्या क्या बोला है, अगर उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो अप टू 2 चाइल्ड 12,000 पर मंथ इज नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। उसकी फैमिली को इंडिया में आने के लिए कोई पैसा दिया है तो वो भी मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं, लेकिन कंडीशन है कब, इकोनॉमिक क्लास के लिए वंस इन अ ईयर, फर्स्ट क्लास के लिए ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। इसके
सॉरी वंस इन 2 years, माय बैड है ना। रिटर्न पैसेज ये जा रहा है नोरा जा रही, तो कंडीशन कि भाई वो होम कंट्री में पैसा स्पेंड करना है, इधर स्पेंड मत करना। समझ में आ रहा है क्या सर? हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बाद में आते हैं, पहले रिमेनिंग जो सेक्शन है ना 197 वी आर डन, ठीक है। 198 अगर तुम देखो तो बहुत बड़ा है, मैंने उसको बहुत सिंपल करके रखा है। अब सेक्शन नंबर 199 क्या बोलता है? अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट हुए, सेक्शन नंबर 130 पढ़ा है क्या? रिकास्टिंग रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारे अकाउंट जो है वो गलत बने हैं, तो तुम्हारे अकाउंट रीचेक वापस रिकास्ट होते हैं 8 साल तक के। तो कहने से जो मैनेजरियल पर्सन है उनका सैलरी जो उठाया है और जो उठेगा, ये रियल IL&FS के केस में हुआ था, उसमें डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, क्या वो पैसा उनको रिटर्न करना है? अरे हाँ या ना? यस, दे आर लाइबल टू रिटर्न द मनी एक्स्ट्रा जो उनको पे किया, विड्रॉ किया है। खत्म हो गया सेक्शन नंबर 199। सर 102 क्या बोलता है? तुम्हारा रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा रे? शेयर होल्डर। एक तो फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज वगैरह कुछ करेगा ना, वो डिसाइड करने के पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा, ऑर्डर आपकी क्या कैपेसिटी में क्या फंक्शन दे रहे हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा देख के तुमको देगा। ये क्या काम वाली बात है क्या? नहीं। सर सेक्शन नंबर 201 क्या बोलता है? हमने बोला था आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बार बार, कौन से फॉर्म में लोगे? फॉर्म नंबर MR1। कितने दिन में फाइल करना है? जब भी बोला फाइल करना है तो विद इन 90 डेज। और उसके साथ में कुछ अटैच करना है। क्या अटैच करना है बेटा? जब भी तुम CLG को अप्रूवल दे रहे हो, एक जनरल नोटिस दे दो ऑल द मेंबर, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। और सर जो जनरल नोटिस का कॉपी है वो अटैच करना पड़ता है। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, ये अटैच क्या क्या MR2 है, MR1 के KMP के अपॉइंटमेंट का है। समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर हो गए आपके सारे सेक्शन, अब बचा है कोई एक ही सेक्शन 198, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। अब सुनो, ये सेक्शन अगर तुम पढ़ने जाओ ना, मार्क माय वर्ड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड 198, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए ना CS की इंस्टीट्यूट है ना, कभी इसके ऊपर मेरे को दिखी भी नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हुए, बट मेरे पास काफी सारे सब मैंने सॉल्व करवाए थे किसके 198 के। तो उसका एक वे आउट निकाला है मैंने कि बस ये ऐड करो ये माइनस करो, खत्म। समझ में आ रहा है? तो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर आपको 198 में नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, जो तुम्हारे कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, और डेबिट के नीचे के साइड में क्या है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इंक्लूड सब्सिडरी और बाउंड्रीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कोई पैसा आया ना, तो क्या से वो प्रॉफिट का हिस्सा माना जाएगा? नहीं। क्या उसमें से रेमुनरेशन दे सकते? नहीं दे सकते? दे सकते हैं। शायद तुम्हारे डायरेक्टर को देखकर ही गवर्नमेंट ने तुमको पैसा दिया है। समझ में आ रहा है क्या? क्या पहला पॉइंट समझ में आया? अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, अब कैसे कैलकुलेट कैसे करना है? तुमने PGBP सॉल्व किया है क्या अभी इन टैक्स के अंदर? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जान दो मेरे को नहीं, इधर आ जाओ। इधर क्या रहता है? क्रेडिट साइड, और इधर ये क्या है अपना? प्रॉफिट एंड। यहां पर तुम्हारा क्या दिख रहा है? इनकम। यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हारे? और यहां पर क्या दिख रहा है? नेट प्रॉफिट। तुम यहां पे हो? समझ में आ रहा है? शायद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो तुमने डिलीट कर दिए हैं उसको डेबिट करना नहीं चाहिए था, तो आप क्या करोगे? उसको ऐड बैक करेंगे क्या? अरे हाँ या ना? और शायद कुछ ऐसे प्रॉफिट रहेंगे जो एडेड है, जिसको तुमको क्या करना है? मैंने इस एंगल से समझा, इसको समझ में आया क्या? तो पहले मैं बात करूंगा कि भाई जो नेट प्रॉफिट है उसमें शायद तुमने ऐसे कुछ एक्सपेंसेस लिए जो लेने नहीं चाहिए, तो उसको क्या करो? एड बैक। सर क्या क्या एड बैक करेंगे? एड बैक करो ऑल द प्रोविजंस। शायद तुमने कुछ अननेसेसरी प्रोविजन बना बना के रखे होगे ना। प्रोविजंस मतलब तुम्हारा एक्चुअल खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सो बट डिडक्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस इफ नॉट डिडक्टेड। प्रोविजन जितने भी डाले वो क्या करो? एड बैक करो। लेकिन सर डिप्रिसिएशन वो भी तो प्रोविजन है, उसको एड बैक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, डिप्रिसिएशन जितना इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ है ना, उतना तो तुम ऐड करो, उससे ज्यादा कर रहे हैं मतलब कुछ तो लफड़ा है साला, तो उसको क्या करेंगे? एड बैक। सर
डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन जो आपने पे किया कैसा, वॉलेंटरीली विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका है ना बहुत ही प्यारा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है क्या, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर किसने तुम्हारे लिए कुछ वॉलेंटरीली किया तो वो कंसिडरेशन नहीं होता है। मतलब तुमने किसी बच्चे का हाथ पकड़ा, अब श्रीकांत बोला मूवी देखा, अब मानो श्रीकांत बोला ने एक बात बहुत प्यारी बोली थी, बोले कोई भी लोग आ जाते हमारा हाथ पकड़ लेते रास्ता क्रॉस करा देते, क्या पता हमको रास्ता क्रॉस ही नहीं करना था, तुम बोले पुण्य कमाने के चक्कर में हमको रास्ता क्रॉस करा दिए बोले। समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम एक बूढ़ी औरत है उसको हाथ पकड़े रास्ता क्रॉस करा दिए और बाद में उसको बोल रहे आंटी जी आप 100 रुपए दो, बोले काय के, मैं तुमको रास्ता क्रॉस कराया ना, तुमने वॉलेंटरी किया था। वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, उसने तुमको रिटर्न में कुछ देना जरूरी नहीं है। ऐसे ही एक दशरथ राजा की जान किसने बचाई थी, कहीं कहीं नहीं। समझ में आ रहा है, वॉलेंटरी एक्ट था, उसको कॉम्पेंसेट करना जरूरी है क्या, नहीं। लेकिन दशरथ राजा ने क्या बोला था, तू जो भी 3 वरदान मांगेंगे मैं तेरे को फुलफिल करूंगा। उसमें से एक उसने क्या मांगा था, राम जी को 14 साल का वनवास। तो कभी तुमने क्या हुआ है, सामने वाले को लॉस हुआ है तो तुमने कॉम्पेंसेट करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी तुम वॉलेंटरी उसके लॉस को क्या कर रहे हो, कॉम्पेंसेट। और वो खर्चा तुमने कहाँ पे लगा के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस में। करना चाहिए था क्या, नहीं, एड बैक कर। समझ में आ रहा है, वो खर्चा तेरी क्या है, मस्ती है, उसको एड बैक करो। सर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा उसके वजह से मेरे को डैमेजेस पे करना पड़ रहा है, वो रहने दो, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो खर्चा सही है ना। सर कैपिटल लॉस ऑफ, ये चलो इसको मैं बाद में आऊंगा। और सर कैपिटल लॉस क्या होता है, पहली बात, जो लॉस हर दिन नहीं होता है, एबनॉर्मल नेचर का है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। उसको भी क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। और कैपिटल एसेट को रिपेयर करने का खर्चा, कैपिटल एसेट मतलब जो तुम्हारी प्लांट मशीनरी, उसको रिपेयरिंग का खर्चा रोज होता है, कभी कभी होता है, उसको भी एड बैक करेंगे। समझ में आ रहा है गैस। अब लेकिन जो एक्चुअल खर्चे वो सब माइनस करो। ये 4 बातें कौन सी बताओ। पहला, ऑल प्रोविजन जो अलाउ नहीं है लेकिन तुमने किया है। दूसरा, वॉलेंटरी डैमेजेस कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस कॉम्पेंसेशन जो वॉलेंटरी कर रहे हो। तीसरा, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया, इजी है। सर क्या क्या माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, मतलब कहने से ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और जो करना नहीं। सर कैसा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर और डिबेंचर। बेटा अगर तुम शेयर डिबेंचर सेल कर रहे हो, उससे जो प्रॉफिट आया वो क्या डायरेक्टर के मेहनत से आया और सिक्योरिटी की वजह से आया, तो उसको काय को डाल रहे हो, उसको माइनस करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी रहती तो रखो। अब समझ में आ रहा है कि अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफीचर, शेयर हमने फॉरफिट कर लिए क्योंकि कॉल मनी नहीं आया, उसको मैं प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ। क्या इसमें डायरेक्टर के एफर्ट्स लगे घंटा, तो इधर भी उसको क्या करो, अरे बोलो, माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल नेचर का एसेट है, एड बैक करो। या फिर अब जो एक पॉइंट मैंने दोनों साइड में छोड़ा था उसको कवर कर दो। कैपिटल गेन हो रहा है तुमको, अनरियलाइज कैपिटल गेन, मतलब गेन तो हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परसों के दिन तुमको बताया था मेरे मैराथन में कि देयर इज अ कंपनी जिसके ऊपर मेरा पैसा डबल के ऊपर हुआ है। अभी देखते हैं, अभी लेट्स सी कितना हुआ है, क्योंकि अभी तो नहीं बताना मेरे को, उस दिन से मैंने भी नहीं देखा। सो अरे यार हट, अपडेट करने को मांग रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी, मनोरमा नाम है उसका। तो मैंने उसमें पैसा डाला था 45,000 समथिंग, और अभी 2 दिन पहले जब मैराथन में मैंने देखा था इट वॉज 1,36,000। मतलब उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ या मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्या मैं इसको मेरे सैलरी के लिए कंसिडर करूँ, नहीं करूँ, मत करो। क्यों बेटा, वो सिर्फ दिख रहा है, तूने सेल किया तो अनरियलाइज गेन है ना, तो अनरियलाइज गेन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अनरियलाइज गेन को नहीं लेना चाहिए। गैस समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टेक्निकल पॉइंट जो मैंने दोनों साइड से छुड़ा है, एक मेरी एसेट कितने की परचेज की मैंने, 1 लाख की, डिप्रिसिएशन करके उसका वैल्यू कितना हो गया, मतलब कितना डिप्रिसिएशन हो गया, 40,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। इस एसेट को मैंने सेल किया 50,000 में, डोंट यू थिंक मैंने WDV वैल्यू से भी कम सेल कर दिया, तो मैं लॉस में हूँ कितने से, 10,000 में। समझ में आ रहा है क्या, इससे कोई पंगा नहीं है, इस लॉस को तो तुम कॉम्पेंसेट करने के लिए करोगे ना माइनस। सर क्योंकि वो लॉस कहाँ पे लिखा जाएगा, ऑफकोर्स एक्सपेंस साइड में जाएगा। सर अगर मैंने इस मशीनरी को सेल किया कितने में, मुझे एक बात बताओ, ये मेरा प्रॉफिट है, कैसे,
जिस वैल्यू की, जिस एसेट लिया 1 लाख में, 1 लाख से उसकी आज वैल्यू कितनी मार्केट की, और मैं उसको सेल कितने में कर रहा हूँ 80, तो प्रॉफिट ही हो गया WDV के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो प्रॉफिट है नॉट टू बी डिडक्ट बिकॉज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकवरी ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ये क्रेडिट में रहने दो, इससे डिडक्ट मत करो, क्योंकि ये तो तुम्हारा अच्छा काम है, जो तुम्हारा डिप्रिसिएशन था तुमने उसको रिकवर किया है ना, तो ये डायरेक्टर के रेम्युनरेशन का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन सुनो, तुमने एसेट कितने में ली थी, 1 लाख में, उसकी वैल्यू क्या चल रही है, और तुमने उसको सेल कितने में किया पता है, 1,20,000, 1 लाख। तो तुमको नहीं लगता तुमने तुम्हारा डिप्रिसिएशन भी कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, 40,000 तक का जो डिप्रिसिएशन है ना, नॉट टू बी डिडक्ट बिकॉज इट इज जस्ट रिकवरी ऑफ डिप्रिसिएशन। लेकिन ये जो 20,000 एक्स्ट्रा मिला है तुमको, बेटा ये इसको अननेसेसरी डाला है, उसको कट करो, वो तो बेटा तुम्हारी स्किल है। सर ऐसा होता है 10 लाख के एसेट वगैरह वगैरह पॉसिबल। अब जिन लोगों को मैं तुमको बताता हूँ, कुछ लोगों ने डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में नोटों को आज भी संभाल के रखा है, 500 और 1000 के, आज उसकी वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ से 10 साल 20 साल रुक जाओ, वो एंटिक पीस बन जाएंगे, उसकी वैल्यू 500 की 5-5 हजार तक जाएंगी, 1000 की 10-10 हजार तक जाएंगी। हाँ हाँ, अरे वन ऑफ माई क्लाइंट, क्या बोल सकता है, हो गया, चैप्टर इज डन, अंडरस्टैंड है ना, मैनेजर रेम्युनरेशन इज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अपना। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, नो सर, चलो।